हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 4.3 के 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने आगे 9, 8, 7 ये सबको हल कर दिए हैं। आप जा करके प्ले लिस्ट को चेक कीजिए। चलिए तो अब हम लोग हल करने वाले हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जो आपका स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होगा जो क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और हम यहाँ पर छाप दिए हैं जो माना मानी चीज़ें होती है, जो जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है लिखने में, वो आपको पहले से ही बोर्ड पे हम लिख देते हैं, जिससे कि हमको ज़्यादा टाइम लंबा वीडियो ना बन सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना विलम्ब करते हुए स्टार्ट करते हैं और समझेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पढ़े तो फिर कुछ समझ में आने वाला है नहीं आपको। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या कहता है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है। ठीक है, ये जो मैसूर है और बेंगलोर है, ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो 132 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए उसके बाद में कहता है यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है, हाँ 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है, इसको रेलगाड़ी बोलते हैं। ठीक है, सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। बिल्कुल, जैसे सवारी गाड़ी और एक्सप्रेस की चाल जो है से अलग अलग होता है। एक्सप्रेस की अधिक होता है और सवारी की कम होती है। तो आपको स्वाभाविक पता होगा आपको कि रेलगाड़ी जो है सवारी गाड़ी से कम समय लेगा, नहीं काहे कि वो स्पीड चलती है। ठीक, चलिए तो वही बोल रहा है कि 1 घंटा कम समय लेती है। कौन, तो एक्सप्रेस गाड़ी। किससे, तो सवारी गाड़ी से। चलिए तो कहता है कि मध्य में स्टेशन मिलता है, उस पर रुके या न रुके उससे मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, स्टेशन पे ठहरे का समय ध्यान नहीं लेना है आपको। और यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। ठीक है, देखिए ये जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है, ये जो सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलता है। ठीक है ना, अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। वही चाल ज्ञात करना है रेलगाड़ी की और किसकी, सवारी गाड़ी की। चलिए तो बिल्कुल आसान है, अब ध्यान से सुनिएगा और समझिए पहले जो लिखा हुआ है बोर्ड पे। सबसे पहले मान लेना है कि सवारी गाड़ी की समान चाल क्या होगा, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे हम लोग को पता तो नहीं ना है कितना से चल रहा है, क्या चल रहा है, वो तो ड्राइवर जानेगा। लेकिन हम लोग को ये इतना मान लेना है कि एक्स मान के रखना है फिलहाल कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा वो चलता है। ठीक है, उसी तरीके से एक्सप्रेस गाड़ी की समान चाल आपको पता है, बताया क्वेश्चन में कि जब रेलगाड़ी चलेगा, रेलगाड़ी जो है से चलेगा, देखिए हाँ सवारी गाड़ी ना, सवारी गाड़ी चलेगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये जो है से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चलता है। किससे, तो सवारी गाड़ी से। कौन, तो रेलगाड़ी ज़्यादा चलता है। चलिए तो वही यहाँ पास दिया गया है 1 + 11 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि बिल्कुल चलेगा, वो स्पीड तो चलवे करेगा, धीरे धीरे चलने से उसको कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए तो और बताता है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी जो है 132 किलोमीटर है। इसके जो बीच की दूरी है, चलना है जो ट्रेन की और सवारी गाड़ी को, कितना दूरी चलना है, तो 132 किलोमीटर। ठीक है, चलिए ये दिया गया था। और हम लोग अब इससे समझेंगे कि चूंकि सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, जब समय निकालेंगे तो आपको फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर तो दूरी बटे चाल होता है। देख लीजिए, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। देखिए तो दूरी आपको दिया गया है 132 किलोमीटर, जिसको हम लिख दिए हैं। और आपको चाल जो है सवारी गाड़ी के क्या माने थे, एक्स माने थे, तो बटा में एक्स दे देंगे, क्योंकि चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया, और ये समय निकाल रहे हैं इसलिए घंटा में दिए हैं। समझ रहे हैं ना बात। चलिए, और जबकि एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय, तो 132 तो दूरी है ही, और चाल क्या हो जाएगा, तो x + 11 घंटा। ठीक है ना, x + 11 चाल है कि नहीं, देख लीजिए ऊपर में लिखा हुआ है, वही चीज़ को लिखे हैं खाली। समझ में आ गया बात। चलिए तो लास्ट में टॉपिक सबसे शुरू में बोला था, क्या बोला था कि देखिए यहाँ से कि 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। 1 घंटा का लेती है, कम समय लेती है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले दोनों को आपको बराबर में लिखना होगा, तो 132 बटा x लिख लेना है सबसे पहले, और बराबर 132 बटे x + 11। इतना समझ में आया आपको। दोनों क्या करना है, बराबर में। जो 1 घंटा बोल रहा है कम समय लेती है, इधर लगाएंगे। क्यों इधर लगाएंगे, आपको पता है कि जब इधर, ध्यान से देखना है, समझना है, जब हम इसको इधर लगा दें तो दोनों को बराबर करना होता है। तो ये तो ऑटोमेटिक पहले से कम है, क्या कम है, चाल। ठीक है ना, ये तो ऑटोमेटिक पहले से कम है, और इसको घटाएंगे तब ना जाकर दोनों मैच करेगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा। तो आपको चुपचाप इधर एक घटा देना है, दोनों को बराबर में लिख करके। जो एक बोल रहा है कि कम चलती है उतना से वही घटा देना है। 1 किलोमीटर में 1 घंटा कम समय लेती है, तो वही 1 घंटा को इधर आपको घटा देना है। ठीक ना, चलिए
तो 132/x है ना, तो ये क्या, एक काम करते हैं, एक्स वाला को एक्स तरफ कर लेते हैं और बिना एक्स वाला को बिना एक्स की तरफ कर देते हैं। तो इसको लिखेंगे 132/x माइनस 132/x प्लस 11 हो जाएगा, यहाँ पास होगा ना, और बराबर में -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, या फिर खाली 1 भी लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए, तो आपको 132 दिख रहा है, इसको कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे तो इसके पास में बचेगा 1, कुछ नहीं तो 1 बचेगा ना, क्योंकि 132 से हम जब भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और नीचे x का x लिख देंगे, माइनस का माइनस, 132 की जगह पर क्या आएगा, 1 आएगा, और x + 11 का 11 आएगा, बराबर में क्या है, 1 है, तो 1 लिख लेंगे, ठीक ना। चलिए, अब आपको क्या करना है, 132 का 132 रहने देना है, एलसीएम लेना है आपको, क्या करना है, एलसीएम लेना है। ध्यान से देखिए, x और x + 11 का एलसीएम जो होगा, x × x + 11 ही होगा, ठीक है। चलिए, इतना हो गया, ये x को एलसीएम ले लिया, आपस में क्या कर देंगे, गुना हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम जिसका नहीं होता उसको क्या करते हैं, आपस में गुना कर देते हैं, ठीक। चलिए, तो x से x खत्म हो जाएगा तो ये बचेगा, यानी कि x + 11 बचेगा, माइनस बीच में है तो माइनस दे देंगे, ठीक है। अब ये से ये खत्म हो जाएगा, मतलब x + 11 से x + 11 खत्म, तो बचेगा खाली x, x में x से गुना कीजिएगा तो x ही आएगा, है ना जी। चलो, बराबर 1 का 1 लिखेंगे, ठीक, समझ में आ रहा है। चलिए, अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस x से x खत्म हो जाएगा, ये 132 इंटू x से x खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, तो ऊपर में क्या बचेगा, 11, और बटा में क्या बच गया, तो x में x से कर लीजिए गुना, तो x² हो जाएगा, प्लस x में 11 से था 11x, बराबर 1 है, तो नीचे भी 1 दे देंगे, ठीक। चलिए, आते हैं इधर, अब क्या करना है, गुना हो जाएगा, ये आपस में दोनों होगा ना, देखिए, और x² वाला पहले लिख लीजिए, तो x² + 11x और बराबर में हो जाएगा 132 और गुना 11, 132 गुना कितना हो जाएगा, 11, क्योंकि ये देखिए कोष्ट हटाएंगे तो गुना का चिन्ह आएगा ना, ये सब में गुना करेंगे 1 से तो यही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो गुना कीजिएगा 132 में 11 से, तो 132 गुना 132 है ना, मैंने 2 3 2 5 3 1 4, मैंने 1452, तो x² + 11x बराबर हो जाएगा 1452, ठीक ना। चलिए, गुना करके आप देख लीजिएगा, वही आएगा, 2 का 2 3 2 5 और 3 1 4 1 का 1, ठीक है। अब इसको खींच लेना है इधर आपको, x² + 11x माइनस 1452 बराबर 0, है ना। अब इसको आपको तोड़ना होगा, क्या करना है, तोड़ना है, तोड़िएगा, 44 गुना 33 के रूप में टूटेगा, आइए, x² + 44x, देखिए ध्यान से, और माइनस 33x और माइनस 1452 बराबर 0, ठीक है ना। चलिए, ये टूटेगा इसके रूप में, अब इसको गुना कीजिएगा आपस में ना, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। चलो, इसको अब x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, और प्लस आपके पास बच जाएगा 44, क्योंकि पहले से x तो कॉमन ले लिया गया है, तो सिर्फ 44 बचेगा यहाँ पास, माइनस 33 कॉमन ले लेंगे और x + 44 बचेगा, ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0, तो एक तो हो जाएगा x + 44, देखिए ये और ये सेम है ना, इसको कॉमन ले लिए x + 44 को, ठीक, माइनस, सॉरी माइनस नहीं होगा, इंटू का चिन्ह देना है, फिर कॉमन लिए तो x - 33 बच जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। अब इसको शून्य निकालेंगे, तो x + 44 बराबर 0, x - 33 बराबर 0, तो x बराबर -44 और x बराबर क्या हो जाएगा, +33। तो हम लोग ऋणात्मक मान को नहीं लेते हैं, आपको तो ये पहले ही बता दिए थे हम स्टार्ट करते टाइम में ही, ठीक है। चलिए, तो यही क्वेश्चन को आपको समझना है, x बराबर क्या आ गया, 33, माने कि जो सवारी गाड़ी है वो प्रत्येक घंटा में कितना चलेगा, 33 किलोमीटर, कितना चलेगा, 33 किलोमीटर। तो यही लिखना है कि अतः, देखिए बताते हैं आपको, लिखने का तरीका बता देते हैं, ठीक है, जो आप माने हैं ना वही चीज़ को, तो यहाँ पर खाली अतः सवारी, यहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना है, अतः करके चुपचाप, अतः सवारी गाड़ी की सामान्य चाल x किलोमीटर था, 1 किलोमीटर की जगह पर क्या लिखना है आपको, 33, ठीक है, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग को निकालना है रेलगाड़ी की सामान्य चाल, तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल x + 11 था ना,
रेलगाड़ी कितना था, रेलगाड़ी की चाल कितना था, x + 11 था। तो 33 + 11 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 44 ना, नहीं, 33 11 चौके, हाँ 44, कितना आ जाएगा, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आया। तो रेलगाड़ी का जो चाल होगा समान 44 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका जो चाल होगा किसका, तो सवारी गाड़ी का, तो कितना हो जाएगा, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। 4 में, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन को भी हल करना बहुत आसान है, और ध्यान से आप देखिएगा, आपको समझ में बहुत बढ़िया से आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और आप भी पढ़ लीजिए, इसके स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो चलिए ध्यान से पढ़िए और समझना है। ठीक है, क्या कहता है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है कितना है, 468 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में रहता है। ठीक है, स्क्वायर ग्रुप में रहेगा। ठीक, चलिए, यदि उसके परिमापों का अंतर 24 है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, देखिए इसमें वर्ग की बात है। ठीक है, तो वर्ग किसे कहते हैं, तो जिसका सभी भुजा क्या हो, आपस में बराबर होगा। वैसे चतुर्भुज जिसके सभी भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, उसे तो वर्ग कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो वर्ग की भुजा जो है, देखिए एक छोटा सा वर्ग हम ले लेते हैं, 2, एक ये वर्ग है आपका, मान लेना है कि सबका कौची है, भुजा आपस में क्या है, बराबर है। क्या है जी, चलो बराबर है। ठीक है, एक और वर्ग ले लेते हैं हम फटाक से, इसकी भुजा क्या है, आपस में बराबर है। तो पहला वर्ग के भुजा को मान लेते हैं x, और दूसरा को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। समझ रहे हैं ना। चलिए, तो वहाँ माना मानी कर लिए हैं कि माना कि पहले वर्ग की भुजा जो होगा x मीटर होगा, और तथा दूसरे वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा, y मीटर मान लेते हैं, जिससे कि हम लोग को पहचाना सके फेस टू फेस, साफ साफ। ठीक है, उसके बाद में चूँकि हम लोग जानते हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो 4 गुना भुजा होता है, यही ना होता है, अभी जानते होंगे वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है। ये फॉर्मूला लिखे हैं हम, कुछ नहीं, जो फॉर्मूला होता है वही लिखे हैं। ठीक, अच्छा, इसलिए हम लोग निकालेंगे पहले वर्ग की परिमाप, तो आपको 4 गुना भुजा कहता है, तब भुजा के मान क्या है, यहाँ पास x है पहला वर्ग का, तो यहाँ पर x लगा दिए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। पहला वर्ग की भुजा क्या था, x था, तो x लगा दिए, यानी कि 4x हो जाएगा। और मीटर में माने तो मीटर दे देंगे। ठीक है ना, ये परिमाप निकाल रहे हैं, इसलिए स्क्वायर नहीं होगा, जब क्षेत्रफल निकालेगा ना तब स्क्वायर होगा। ठीक, चलिए, तथा दूसरे वर्ग के परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुना y, यानी 4 गुना भुजा। दूसरे वर्ग की भुजा क्या था, y, तो 4 गुना y, यानी 4y मीटर। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग चलेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, तो पहला कंडीशन में तो क्षेत्रफल ही बोला था, लेकिन पहले क्षेत्रफल का काम हम लोग नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, जिससे कि आसान हो सके। आसान होता है थोड़ा सा, आइए समझते हैं। पहले हम लोग परिमापों का अंतर देख लेंगे। ठीक है ना। अच्छा, देख लीजिए ध्यान से, क्या बोला था कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है, 468 है, तो इसको बाद में करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले कर लेते हैं परिमापों का अंतर, यानी परिमापों का अंतर कितना था, 24 था। आइए, परिमापों का अंतर 24, क्या लिखा गया है, परिमापों का अंतर बराबर कितना था, 24 था ना। चलिए, 24 मीटर दिया गया था परिमापों के अंतर। ठीक है, चलिए, तो परिमाप आपको क्या क्या आया है देख लीजिए। 4x + 4y कितना आया है, 4x + 4x, अंतर बोल रहा है तो घटावेंगे, क्या करेंगे, घटावेंगे, बराबर हो जाएगा 24। देखिए, पहला जो वर्ग का परिमाप था वो क्या था, 4x आया था, देख लो, है ना। उसके बाद में 4y आया था दूसरा वर्ग के, है ना, तो लिख दिया, और दोनों को अंतर बोल रहा था तो घटा दिए। ठीक, बराबर 24 का 24। अब देख लो, 4 इसमें कॉमन हो सकता है दोनों में, तो x - y बराबर क्या हो जाएगा, 24, है कि नहीं। अब 4 से इसको काट सकते हैं, 4 × 6 = 24, यानी x - y बराबर कितना आ गया, 6। यहाँ से एक काम आप कीजिएगा, क्या करना है, x का मान निकाल लीजिएगा, 6 + y हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा। आगे रखिएगा आप, x का मान जो आया इसको रखना है आपको उसमें, जो आगे समीकरण आएंगे उसमें। अच्छा, वो आगे क्या बोला था फिर इसका कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है 468 है। आइए, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। चलिए, तो लिख देते हैं, चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या जी, तो भुजा के स्क्वायर होता है। ठीक है, यही ना होता है, तब भुजा के स्क्वायर,
यानी कि भुजा को हम क्या माने हैं, एक को x माने हैं और एक को y माने हैं। तो इसका अंतर बोला है, योगफल बोला है, योगफल बोला है कि इसका योगफल वर्गों का योगफल, दो क्षेत्रफलों के, देखिए दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है, तो 468 है। तो पहले दोनों वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो निकाल लीजिए। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर कितना होता है, x स्क्वायर और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। ठीक है ना। हम कहें सर ये आप दे दें मीटर स्क्वायर, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मीटर में इसका मान हम रखे थे। ठीक है, भुजा का मान, बात समझ में आ रहा है, आपको देना है। ठीक, आइए अब दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर मीटर स्क्वायर, है ना। चलिए, तो अब ये दोनों को हमको जोड़ना है, क्या करना है, और जोड़ना है, और जोड़ के कितना लाना था, 468 दिया गया था। ठीक है, आइए क्षेत्रफलों का योगफल कितना है, तो 468 दिया गया है ना, 468 ही था ना। चलिए ठीक है, मीटर स्क्वायर था, दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, तो क्षेत्रफलों का योग माने कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना, 468। ठीक है ना। आप देखिए यही पास मान रखने के लिए हम लोग x के मान निकाले थे यहाँ पास। ठीक है, यही मान जो है x का रखेंगे यहाँ पास हम लोग। ठीक, तो 6 प्लस वाई था ना, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। नहीं समझ में आया। देखिए x का मान क्या आया था, 6 प्लस वाई आया था, 6 प्लस वाई को सिर्फ x की जगह पर रखे हैं हम। आप 10 में पढ़ रहे हैं तो आपको बुझाता होगा। आइए, अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माने कि वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर 468। देखिए ध्यान से, कुछ भारी चीज़ नहीं है। आइए, फार्मूला में होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a का मान पहला वाला और b का मान दूसरा वाला। तो a का मान 6 है तो a स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 तो फार्मूला में ही होता है, और a का मान 100 है और b का मान क्या है, y है, तो y लिख दिया। ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर माने कि y का स्क्वायर। ठीक, और वाई स्क्वायर पहले से था उसमें समीकरण में ही। ठीक ना, और बराबर 468 का 68। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ जा, 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है, प्लस 6 दूना कितना होता है, 12, वाई का y लिख लेंगे, और प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर पहले से बराबर 468। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए, आना चाहिए आपको। अब ये 36 ये है, इसको फेंक देंगे उधर। एक काम करते, पहले स्क्वायर को लिखते हैं जोड़ करके, एक वाई स्क्वायर एक वाई स्क्वायर, क्या वाई स्क्वायर हो जाएगा, 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 12 वाई। एक काम करते, इसको खींच के लाते इधर ही, फिर तो हमको लाना पड़ेगा उधर से खींच के, है ना। तो माइनस 468 और प्लस 36 बराबर हो जाएगा 0। देखिए क्या किए, पहले स्क्वायर वाला को जोड़ दिए, जोड़ के लिख दिए, फिर वाई वाला को ले लिए, वाई को ले लिए। ठीक है, और बाद में 468 इधर बेचारा उधर था बराबर के उस साइड, तो इधर आ गया तो माइनस में आ जाएगा, और 36 जो है इधर था लेकिन बराबर के उधर हम नहीं ले गए, इसलिए इसको प्लस का प्लस ही रहने दिए। समझ रहे हैं, जगह में परिवर्तन हुआ लेकिन बराबर के इधर उधर ना हुआ, इधर उधर बराबर का होगा तभी ऐसा होता है। ठीक है ना। चलिए, तो 36 हो जाएगा प्लस में ही, क्योंकि इधर प्लस में था तो इधर ही रह गया, बराबर के इधर देखिए ना, बराबर यहाँ है, पहला ही है ना। तो 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई माइनस, देखिए घटाइए इसको, तो 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, 6 में से 3 गया 3 बचेगा, और 4 का 4 बचेगा, 432 बराबर 0 है कि नहीं। आप चाहें तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, ले लो कॉमन। आइए, तो 2 कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 2 छक 12 6 वाई हो जाएगा, और माइनस 432 का आधा कितना हो जाएगा, 216 बराबर 0। अब देखिए 2 जो है इधर भागा में जाएगा गुणा से, तो 0/2 के मतलब 0 होता है, क्या होता है, 0। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 216 बराबर 0। क्यों, क्योंकि 0 फिर 2 आएगा, 0/2 का आंसर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मिटा लेते हैं।
इस साइड, ठीक है। आप लोग छाप लीजिएगा, कुछ समझ गए होंगे आप लोग, है ना। चलिए अब इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना बार में टूटेगा ये देख लीजिए, 216 18 गुना 12 के रूप में टूटेगा, है ना। 12 6 18, हाँ देखिए ध्यान से। तो पुनः हम लोग आ जाएंगे इधर से इधर। चलिए तो वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर में 0, ठीक है ना। देखिए 18 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, है कि नहीं। प्लस में आएगा क्योंकि प्लस बड़ा रखे हैं। आपको देखिए जो यहाँ पास प्लस लाना हो या माइनस लाना हो ना, उसको बड़ा करना है आपको, ठीक है। तो बड़ा उसी को किए हम ना, प्लस वाला को। तो यहाँ पास y कॉमन होगा, फिर y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन हो जाएगा, y प्लस यहाँ भी 18 हो जाएगा बराबर 0। तो एक हो जाएगा y प्लस 18, ये वाला और ये वाला दोनों मिल रहा है तो कॉमन, ठीक है। और एक हो जाएगा y माइनस 12 बराबर 0, 0 निकाल लेंगे, y प्लस 18 बराबर 0 हो जाएगा, और एक y माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो y बराबर माइनस 18 ये आ जाएगा ना, और ये y बराबर क्या आ जाएगा 12। तो हम लोग ऋणात्मक मान को तो नहीं लेते द्विघात में, है ना, हमेशा लेते हैं धनात्मक मान को, पॉजिटिव मान को, ठीक। तो 12 हो गया। तो हम लोग मानेंगे, माना कि पहले वर्ग की भुजा जो हो गया x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर। तो यहाँ पास हम लोग क्या बोल रहा था, तो लास्ट में क्या बोला है कि भुजाएं ज्ञात कीजिए ना, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, आइए। तो आपको निकल गया ना, यहाँ y का मान तो निकल चुका है, तो यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे। यहाँ पास आया होगा आपको, ठीक है। इस तरीके से देखिए, जो हमने यहाँ रखा था मान क्या आया था, 6 + y आया था ना x बराबर। चलिए तो पहला वर्ग की भुजा y बराबर तो आ गया 12। अब हम लोग x बराबर निकालेंगे, तो x बराबर था आपका 6 + y, जिसको समीकरण फर्स्ट माने थे हम लोग, है ना। चलिए इससे निकालेंगे दूसरा वर्ग की भुजा, तो x बराबर 6 + y का मान कितना 12, यानी कि x बराबर 12 से 18 मीटर। समझ गए। तो दोनों भुजा के मान निकल गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, है ना। तो आशा करेंगे ये वीडियो जो होगा आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर। बहुत ही बढ़िया सवाल है, आपको 1 नंबर में भी पूछा जाता है और 2 नंबर में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको इसको भी बढ़िया से कर लेना है, इससे कि आपको 2-4 नंबर का लाभ मिल सके, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे, ठीक है। क्या कहता है कि, और भी बहुत बार ये क्वेश्चन आता है और बिल्कुल हमेशा आता है, ठीक है, प्रत्येक साल। क्या कहता है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल, आपको दिख भी रहा होगा सामने, है ना। कहता है क्या कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, है ना। मूल भी ज्ञात करना है, अगर मूल का अस्तित्व होगा तो निकलेगा मूल, अस्तित्व नहीं होगा तो नहीं निकलेगा मूल, है कि नहीं। चलिए चेक करते हैं। तो मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा कि जो मूल का अस्तित्व कब होगा, जब d का मान होगा 0 के बराबर होगा, या फिर d का मान 0 से बड़ा होगा। d का मान क्या हो जाएगा 0 से बड़ा हो जाएगा। d का मान अगर 0 से बड़ा हो जाएगा, है ना, 0 से बड़ा हो जाएगा, है ना। d का मान जो है निकालेंगे हम, 0 से चाहे बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा, छोटा हो जाएगा तो इसका मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, लेकिन बड़ा होगा तो मूल का अस्तित्व होता है, ठीक है। चलिए तो यही चीज़ें हम लोग को समझना है और गौर से देखिएगा, आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए तो जब d का मान चाहे तो 0 आ जाए तो मूल का अस्तित्व होगा, या फिर d का मान 0 से बड़ा आ जाए तो भी मूल का अस्तित्व होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए ध्यान से, अब देखिएगा, सबको बारी बारी से हम निकालते हैं मूल। चलिए तो सबसे पहले इसको देख लीजिए। तो आपको ABC का मान छाँटने आया होगा, B का मान -3 और C का मान 5। कहाँ से, तो देखिए x² के गुणांक होता है a का मान, x के गुणांक होता है b का मान, और बिना कोई के गुणांक होता है c का मान, जो अकेला रहता है बेचारा, ठीक है। चलिए तो इसका फॉर्मूला विवेचक का होता है b² - 4ac ना, यानी कि d का मान मूल चेक करने के लिए b² - 4ac, b का मान -3 का स्क्वायर और -4 गुना a का मान कितना 2 और c का मान कितना है 5। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा
और देखिए -3 का वर्ग 9 खाली होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, क्योंकि माइनस गुना माइनस बराबर प्लस हो जाता है 2 बार गुना करने पर, ठीक है ना। चलिए, और 4 दूना 8 बचे, कितना हो जाएगा 40, यानी 40 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 31 माइनस में। तब माइनस वाली संख्याएं जो होती है ना, इसका अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए इसका मूल का अस्तित्व नहीं होगा, इस शून्य को नहीं निकालेंगे। समझ में आ रहा है? लिख देना डायरेक्ट कि मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, अतः इसका मूल का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ये लिख देना है आपको फटाक से। अब चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे पार्ट को देखते हैं। इसमें भी ABC का मान निकाल लेना है। A का मान 3 हो जाएगा, B का मान -4√3 और C का मान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। D बराबर फॉर्मूला होता है B² - 4AC। तब B का मान कितना हो गया 4√3 है ना, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना है। 4 गुना A का मान क्या है आपके पास 3 है, C का मान हो जाएगा 4। देखिए कुछ नहीं, बस आसान है। आइए B² यानी कि B का मान -4√3 तो -4√3 का स्क्वायर, उसके बाद में 4AC -4AC 4 का 4 गुना A का मान 3 है तो 3 दे दिए, और C का मान 4 है तो 4 दे दिए। ठीक, अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस होवे करता था, 4 चौका 16 और गुना रूट से स्क्वायर खत्म तो खाली 3 बचेगा ना, माइनस करती 12 बच्चों का 48, 16 48 कितना हो जाएगा जी 48 - 48 यानी कि 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0। तो डी का मान जब 0 आ जाएगा तो मूलों का अस्तित्व होगा, बराबर होगा, मूल क्या होगा बराबर होगा। देखिएगा जब इसको हम शून्य निकालेंगे तो दोनों मूल एक ही आएगा। ठीक है, दोनों का जो मूल आएगा एक ही आएगा। निकालिए, देखिए निकालते हैं, आइए ध्यान से अब देखिएगा, समझ में आएगा। चलिए तो निकालते हैं। निकालने का आपको पता होगा रूल क्या होता है, नहीं पता है तो आज आपको मैं सिखाऊंगा, ध्यान से अब देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो 3x² और यहाँ 4 है तो 3 में 4 से गुना करना पड़ता है। पहले फर्स्ट एंड लास्ट में गुना, यानी कि चरतिया ही करेंगे, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 12 को ऐसा तोड़ना है सर, क्या करना है 12 को ऐसा तोड़ना है कि हमको 4√3 मिले। क्या मिले 4√3 मिले। ठीक है ना, देखिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करके कितना मिलना चाहिए हमको 12 मिलना चाहिए, है ना। चलिए कोई बात ना, आसान है। तो 4√3 है ना, 1 मिनट ध्यान से देखिएगा। इसको अगर हम ऐसे करें चढ़ते ही 12 हो जाएगा ना। तो ध्यान से अगर देखें इसको, 1 मिनट, चलिए देखिए अब यहाँ के पास हम लोग गुणनखंड करना है ना, तो गुणनखंड करना बहुत आसान है। देखिए फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करते हैं, जो अंक है आपका 4 और 3 तक चढ़ती है, कितना हो जाएगा 12। अब 12 लाने के लिए, ठीक है 12 लाना हमको गुना करके और जोड़िया घटा करके 4√3 लाना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बहुत बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो आपको बताते हैं। तो 12 को तोड़िएगा, इस तरीके से टूट सकता है। देखिए तो देखो ध्यान से, -2√3 गुना -2√3। 1 मिनट, अब इसको देखिए फिर गुना करेंगे, -2 दूना कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, गुना करके 2 दूना 4, और रूट में 3 में √3 से गुना कीजिएगा तो रूट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, है कि नहीं। गुना का चिन्ह नहीं दीजिएगा चलेगा। देखिए √9 हो जाएगा ना, होगा बिल्कुल होगा। देखिए ध्यान से, 2 दूना 4 हो गया ना, और 3 तिहाई 9 होगा। अब 4 का 4 गुना 9 का वर्गमूल 3 यानी कि 4 तिहाई 12। माने कि हमको देखना है कि ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 और √3 का √3 हो जा रहा है। देखिए ध्यान से, 3x² के x² लिखना है -2√3 और x भी लगा देना है साथ ही साथ, और -2√3 x लगा देना है, +4 = 0। बस कुछ नहीं, आपको ये ध्यान देना है कि हम क्या ऐसा चीज़ करें, क्या काम करें कि ये जो है आपको 12 के रूप में आ जाए। तो हमने सोचा कि 2 दूना 4 गुना करके हो जाएगा, और 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12 जब करेंगे तो 12 मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो -2√3 और -2√3 लिखेंगे, इसमें x लगा करके लिख देना है चुपचाप। ठीक है, चलो। और इसके बाद में कॉमन लेना ही बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा आपको। देखिए तो अब यहाँ पास हम
माइनस देखिए माइनस 3x² का 3x² हो गया, और उसके बाद में माइनस 2√3x, तो 2√3x और 2√3x को जोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 2 2 4 और √3 का √3 और x का x हो जाएगा, ठीक है। और +4 का +4 ऊपर वाला आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। अब कॉमन लेना है, तो कॉमन लेना आप बहुत बढ़िया से इसको आप छाप लीजिए फटाक से, नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लेना है। चलिए कर लिए होंगे, चलिए आइए देखिए ध्यान से, ठीक है। ध्यान से आपको क्या देखना है और समझना है कि 2√3 है ना यहाँ पास, और 3x² है, तो ये दोनों को कुछ नहीं, बस ध्यान से आप देखिए समझ में आ जाएगा। 3x² को ध्यान से देखना है, आप कॉमन लेना होता है, क्या लेना होता है, कॉमन लेना। तो कॉमन लेना बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। 3x² है ना, 3x² को देखिए ध्यान से, हमें वो काम कर रहे हैं, आप लोग गौर से देखिएगा। इसको √3 गुना √3 और गुना x लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 2 गुना √3 गुना x के रूप में टूटेगा, नहीं टूटेगा। आपको दिखाते हैं कैसे से गुना है। इसको जब गुना करेंगे हम, √3 में √3 से √9 होगा, और √9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है ना, है, और x गुना x बराबर x²। समझ में आ रहा है। 3 को ऐसे लिख सकते हैं 2 को √3 के रूप में, हाँ सर लिख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अब 2√3 इसको कुछ ना किए हम, ठीक है, ऐसे काला किए तो कॉमन लेने के लिए। अब जो इसमें मिलेगा वो कॉमन हो जाएगा, और एक ही साथ में साथ मिल रहा है। चलिए तो यहाँ पास क्या क्या मिला, तो एक तो √3 मिला और x मिला। अब बचा को चित √3 और x बचा खाली, तो √3 और x लिख देना है, माइनस नीचे क्या बचा, 2 और कुछ न बचा, तो 2 का 2 लिख देते हैं, ठीक है। चलिए माइनस, अगर हम 2 कॉमन ले लें तो √3x बच जाएगा, और फिर देखिए, और फिर क्या माइनस दुलाना है ना, तो माइनस, हाँ माइनस यहाँ पर ही होगा। चलिए तब ना माइनस माइनस प्लस होगा। चलिए तो 2 दूना 4 बराबर 0। गुना देखिए, गुना करके दिखा देते हैं आपको। √3 में √3 से तो 3, और x में x से तो x², √3 में 2 से तो 2√3 और x का x, माइनस 2√3 हो जाएगा गुना करके, है ना। और माइनस 2 में करेंगे 2 से तो 2 दूना 4 +4 हो जाएगा बराबर में 0, ठीक है ना। चलिए अब ये और ये देखिए आपको समान दिख रहा होगा, इसको आपको कॉमन ले लेना है, -2, और ये छूट गया दोनों, तो √3x और -2 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। चलिए तो √3x - 2 बराबर 0, और एक √3x - 2 बराबर 0 हो जाएगा, है ना। x बराबर निकालोगे, √3x बराबर, तो +2 उधर जा करके, अब x बराबर निकालेंगे तो 2/√3 हो जाएगा ना। चलिए यहाँ x बराबर निकालोगे तो 0 नहीं लिखो चलेगा, तो 2 लिखा जाएगा इधर, और x बराबर निकालोगे तो 2/√3 हो जाएगा। देखिए दोनों का मूल समान आया कि नहीं आया, क्यों, अगर d का मान जब 0 के बराबर आ जाएगा ना, तब मूल क्या हो जाता है, समान हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन को भी आपको हल कर देना है, और ये आपका काम है, ठीक है। जैसे 2 क्वेश्चन आपको बताएं, उसी तरीके से ये दोनों को आपको जो आपको छूटा हुआ है 3 वाला, उसको भी हल करना है, देखना चेक करना है अस्तित्व है कि नहीं। उसके बाद में अगर अस्तित्व रहेगा तो क्या निकालना है, गुणनखंड कर देना है। समझ में आ गया बात। तो आशा करेंगे ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।